देशना सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता अब कांटों भरा ताज बनती जा रही है। उनसे न देश संभाला जा रहा है और न विदेशों में साख बचाई जा रही है, और ये तो जनता देख ही रही है। और अब नौबत यहां तक आ गई है कि मोदी से अब बीजेपी के नेता और एनडीए के साथी दलों को भी संभालना मुश्किल हो गया है। इधर इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ बीजेपी को घेरने के लिए तैयार है। आज भी इस समय जब यह कार्यक्रम चल रहा है, जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तब संसद के मानसून सत्र की रणनीति और आने वाले समय में बिहार चुनाव और दूसरे चुनावों के लिए इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर इंडिया के दल चर्चा में लगे हुए हैं। हालांकि इसमें आम आदमी पार्टी अब नहीं है, मगर आम आदमी पार्टी के मुद्दे भी इंडिया गठबंधन से अलग तो नहीं है। उधर बिहार में एसआईआर पर अपने विरोध का दायरा बढ़ाने के लिए तेजस्वी यादव ने अब अलग अलग दलों के 35 सीनियर नेताओं को चिट्ठी लिखी है और लड़ाई में साथ आने का आह्वान किया है। इस बारे में तेजस्वी यादव ने जो चिट्ठी लिखी है उसे साझा करते हुए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ तेजस्वी यादव ने लिखा है, जरा उसको सबसे पहले आपके सामने लाना चाहता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए तेजस्वी यादव के उस ट्वीट को। तेजस्वी यादव ट्वीट में कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर किए जा रहे हमले के विरुद्ध देश की विभिन्न पार्टियों के 35 बड़े नेताओं को पत्र लिखा। हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक ये पारदर्शी एवं समावेशी ना हो। ये बात यहां तेजस्वी यादव लिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये बात लिखते हुए अपनी चिट्ठी साझा की है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार के बाद बाकी देश में अपने पूरे भारत में भी यही प्रक्रिया शुरू होगी। अब यहां सवाल यह है कि जब दूसरे राज्यों में भी यही काम चुनाव आयोग को करना था, तो उन राज्यों से इसकी शुरुआत क्यों नहीं हुई जहां अभी चुनाव नहीं होने हैं? क्यों बिहार में यह प्रयोग सबसे पहले किया जा रहा है? अब तेजस्वी यादव ने 35 बड़े नेताओं को साथ लेकर चुनाव आयोग को बता दिया है कि अब जिन राज्यों में भी वो जाएगा वहां उससे सवाल किए जाएंगे। इन 35 बड़े नेताओं में से मुख्य रूप से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, शरद पवार हैं, ममता बनर्जी हैं। ये तमाम नेता, राहुल गांधी, ये तमाम नेता, इन तमाम नेताओं के नाम से ये चिट्ठी लिखी गई है तेजस्वी यादव की तरफ से। उस चिट्ठी की भी कॉपी अगर ला सकते हैं स्क्रीन पर जरूर दिखाइए। और साथ साथ, लेकिन उससे पहले उस चिट्ठी में है क्या? इंग्लिश में चिट्ठी लिखी हुई है, हिंदी में क्या कुछ है उसमें थोड़ा बहुत पहले आपके सामने रखना चाहता हूं। हिंदी में वहां पर तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा है कि ये पत्र मैं आपको गहरी पीड़ा के साथ लिख रहा हूं। भाजपा सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची पुनरीक्षण की आड़ में मतदान के अधिकार एवं लोकतंत्र पर हमला कर रहा है। इसीलिए हम सब मिलकर इस प्रक्रिया का तब तक विरोध करेंगे जब तक ये पारदर्शी एवं समावेशी ना हो। भारत का चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था किस तरह हमारी चुनावी प्रक्रिया की अखंडता में जनता के विश्वास को खत्म करने पर अड़ी है, इस देश का हर व्यक्ति, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या स्थिति कुछ भी हो, अपने वोट पर गर्व करता है। देश के शासन में भागीदारी करने की क्षमता अत्यंत सशक्त बनाती है। इसके बाद है कि अब लाखों मतदाताओं को बिना किसी गलती के अधिकारहीन और अपमानित किया जा रहा है। 16 जुलाई 2025 के ईसीआई प्रेस नोट में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेस नोट के अनुसार, लगभग 4.5% आबादी अपने पते पर मतदाता नहीं मिलने के नाम पर पहले ही मतदान से बाहर हो चुकी है। ये उन 4% लोगों के अतिरिक्त है जो संभवतः मर चुके हैं या स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके हैं, यानी कहीं शिफ्ट हो चुके हैं। इन आंकड़ों के आधार पर जमीनी पत्रकार और इस प्रक्रिया पर नजदीकी से नजर रख रहे राजनीतिक वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मताधिकार से वंचित लोगों की संख्या 12 से 15% के बीच है। यह हमारे देश के इतिहास में अभूतपूर्व है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि एसआईआर का समय सही नहीं है, चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया की घोषणा और क्रियान्वयन बेतरतीब और मनमानी तरीके से करके खुद के लिए
कोई उपकार नहीं किया है, वे पारदर्शी नहीं रहे हैं, वे अपने नियम बना रहे हैं, नियम बना और तोड़ रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि वे पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने वाले हर व्यक्ति को निशाना बना रहे हैं। इसके आगे लिखते हैं कि महाराष्ट्र बिहार चुनावों के अनुभव, महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के अनुभव अभी भी हमारी स्मृतियों में ताजा है। हालांकि हम अभी भी चुनाव आयोग से एक नेक नियति और ठोस प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब बिहार की बारी है। इसका यथासंभव कड़े शब्दों में विरोध किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे और अपना कड़ा विरोध दर्ज नहीं कराएंगे तो यही दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा। संविधान की मांग है कि हम गणतंत्र की रक्षा करें। इस ऐतिहासिक मोड़ पर हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। तो ये बात यहां कही है इस चिट्ठी में। राइट साइड पे जो आप चिट्ठी देख रहे थे इंग्लिश में, उस चिट्ठी का हिंदी यहां पर हम रूपांतरण आपके सामने रख रहे थे और मोटा मोटी उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है ये आप तक हम पहुंचा रहे थे। इधर राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार से आज एक बार फिर वही सवाल किया है कि जो पहले शायद 19-20 बार वो कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर अचानक रोक क्यों लगी और उसमें देश को कोई नुकसान हुआ या नहीं, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने शायद 24वीं बार ये कहा है कि मैंने युद्ध रुकवाया और इसके लिए व्यापार की धमकी दी। यानी अगर आप युद्ध नहीं रोकोगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, युद्ध रोको और आओ ट्रेड करो, व्यापार करो, बिजनेस करो। इसके साथ ट्रंप ने कहा है कि 5 जहाजों का नुकसान हुआ इस दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये नुकसान किस तरफ का हुआ ये खुलासा डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं किया है। इसका जवाब शहबाज शरीफ या नरेंद्र मोदी ही दे सकते हैं। अब दोस्तों शरीफ से तो हम पूछने नहीं जाएंगे, लिहाजा राहुल गांधी ने मोदी से ही सवाल किए हैं और पूछा है। क्या कुछ पूछा है राहुल गांधी ने, जरा स्क्रीन पे आपके सामने लाकर रखना चाहता हूं। मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। और इसके साथ राहुल गांधी ने उनका वीडियो यानी डोनाल्ड ट्रंप का वीडियो जिसमें वो कह रहे हैं ये बात, वो भी साझा की है राहुल गांधी ने। मगर मोदी का अब तक का रवैया देखकर लगता है दोस्तों कि वो जवाब नहीं देंगे। राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करना एक बात है, लेकिन जब निभाने की बारी आए तो बीजेपी नेताओं ने अपनी असलियत दिखा दी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए बीजेपी नेताओं ने कैसी बातें कही थी हम सब ने सुनी, देखी, जानी, आप भी जानते हैं। लेकिन मोदी ने इसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। अब लद्दाख के नए एलजी कविंद्र गुप्ता ने एक बेशर्मी भरा बयान दिया है कि सेना के उच्चाधिकारी घुसखोर होते हैं। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया है पहले उसको रख देता हूं, उसके बाद जरा कविंद्र साहब की भी वाणी सुना दूंगा आपको। लिख रही है कांग्रेस कि भारतीय सेना भ्रष्टाचारी है, सेना के ऑफिसर घूस लेते हैं। यह कहना है लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता का। कविंदर गुप्ता नए नए एलजी बने हैं, उनका यह बयान सेना का अपमान है, हमारे सूरवीर जवानों का अपमान है। इस शर्मनाक बयान के लिए बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। बयान जरा सुना देता हूं आपको, जरा स्क्रीन पर ले आइए। कविंदर गुप्ता जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए उनकी जुबानी। मैं ठेकेदारी किया करता था। ठेकेदारी जब आर्मी में जब कद बड़ा हो जाता है ना तो लोग भी सहते हैं इसके साथ कितना करना। मैं आर्मी में सप्लाईज का काम था, दूसरा था। तो तब क्या किया कि मैं जब अफसरों के पास जाता था मुझे चाय पिलाते थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते थे, बाद में काम नहीं देते थे, कहते कल को इसको काम नहीं, क्योंकि ये थोड़ा चलता है। उनको इससे काम मिलेगा। अब इसका कद इतना बढ़ गया, कैसे लेंगे। तो कविंदर गुप्ता जी ठेकेदारी करते थे, अफसरों के पास, सेना के अफसरों के पास जाते थे, वो चाय पिलाते थे लेकिन काम नहीं देते थे, कहते थे थोड़ा ये चलता है, ये यानी सेना के अफसरों को घुसखोर कह रहे हैं। और अब इनका कद बढ़ गया है, अब ये नए नए एलजी बने हैं और ये जो कह रहे हैं इनकी जुबानी आपने सुन ली। बीजेपी के कई मसलों पर माफी की मांग होती रही है दोस्तों, कि बीजेपी के नेता ऐसे मसलों पे जब बात करते हैं तो
खासकर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं या ऐसे नेता कम से कम देश की जनता से माफी मांगे। लेकिन बीजेपी फिलहाल सत्ता की अकड़ में है, लेकिन अब हालात बदलते हुए दिख रहे हैं। बिहार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां बिजली पर नीतीश सरकार के वादे की धज्जियां उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. सिंह ने उड़ा दी हैं। ए.के. सिंह ने कहा है कि माफी चाहूंगा, ए.के. शर्मा ने कहा है कि न बिजली आएगी न बिल आएगा, यानी एनडीए ही मान रहा है कि बिहार में बिजली नहीं है और फिर नीतीश के वादे का क्या होगा। आइए जरा शर्मा जी की बात जुबानी उनकी सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं। और बिहार में बिजली आएगी नहीं तो बिल की बात क्या होगी। आप फ्री में 200 यूनिट दो कि 500 यूनिट दो कि 1000 यूनिट दो, बिजली आएगी नहीं। सुन लीजिए उन्हीं के नेता, अपनी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के यानी उसी गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है। बिहार की बात उत्तर प्रदेश में सुनिए। बिहार में भी अब लाइट फ्री होने की चर्चा है, क्या यूपी में कभी नंबर आएगा? बिहार में फ्री है लेकिन बिजली आएगी तब न फ्री होगी। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी। न बिजली आएगी न बिल आएगा। फ्री हो गई, हम बिजली दे रहे हैं। वृंदावन में भी लोग यही हल्ला कर रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही है। Think your stock picks are pretty solid? न बिल आएगा, कह दिए फ्री। तो लीजिए ऐसी बिजली का लुत्फ उठाइए। क्या ये नीतीश कुमार के लिए धोखा है? तो दोस्तों कुल मिलाकर एनडीए पूरी तरह से पिछड़ता हुआ दिख रहा है। और इस बीच उधर जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तो उधर बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन ने बुला ली है बड़ी बैठक। उधर तेजस्वी यादव ने लिख दी है चिट्ठी। देश के बिगड़ते हालात में अब जबकि पिछड़ रहा है एनडीए, तो क्या करेंगे नरेंद्र मोदी? इन सब पे आज चर्चा करेंगे। और इन सब के बीच एसआईआर की पोल खोल है ही, चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी देर में चुनाव आयोग अपनी विज्ञप्ति भेजेगा। इंतजार है कि आज क्या आंकड़े चुनाव आयोग देता है। उन आंकड़ों को, बिहार में एसआईआर के आंकड़ों की बात कर रहा हूं। रोज आप लोग देखते हैं इसी चर्चा के दौरान उनकी प्रेस रिलीज आती है और हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। 3 साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं। और इन तीनों के ऊपर वो चिट्ठी है जो चिट्ठी तेजस्वी यादव ने लिखी है 35 नेताओं को। जरा सबसे पहले शकील जी आपके पास ही आना चाहता हूं, फिर प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी आप सबके पास आता हूं। शकील जी सबसे पहले जरा इधर दिल्ली में क्या चल रहा है, कौन कौन से नेता, आपके पास जानकारी होगी, कौन कौन से नेता फिजिकली यहां ऑफ, ऑनलाइन नहीं अच्छा, अब खबर आ रही है कि चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज आ गई है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इंतजार करता है चुनाव आयोग की, जब हम लोग न्यूज पॉइंट शुरू करें तो जरा ये देखिए प्रेस रिलीज आ गई है आज। इसमें सबसे डार्क, जरा स्क्रीन पे पूरा ले आइए। 41 लाख से ज्यादा 41,64,814 लोगों के, यानी सारे अब देखिए परसों 35 लाख था, कल 36,86,000, आज 41,64,000 नाम कट गए दोस्तों। इतने लोगों के नाम कट गए। कितने जमा हुए कितने नहीं हुए ये तो छोड़ दीजिए, इसकी चर्चा बाद में होगी। लेकिन 41,64,814 लोगों के 5.27% बिहार के मतदाताओं के नाम यहां से लिस्ट से काटा जा चुका है। इसकी घोषणा इस प्रेस रिलीज के साथ कर दी है अभी अभी चुनाव आयोग ने। चलिए इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन इधर इंडिया गठबंधन की चर्चा की बात पहले करें। शकील जी, कुछ लोग दिल्ली आए हैं, कुछ लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक परसों से आप भी बहुत बिजी हो जाएंगे मैं जानता हूं, लेकिन रोज शाम को आपको बैठना होगा क्योंकि पार्लियामेंट की शुरुआत हो रही है और बहुत ही धमाकेदार पार्लियामेंट की शुरुआत होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एसआईआर और से तमाम मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन आज किस बारे में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है, किस बारे में चर्चा हो रही है, वहां जरा बताइए। देखिए राजीव जी, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस ने बहुत पहले मांग की थी कि एक विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें हुए आतंकवादी हमले पर बात, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं मानी। और अब जो है सोमवार को, जैसा आपने बताया, 21 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो संसद के मानसून सत्र के शुरुआत से पहले ये इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो पहलगाम का होने वाला है कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके आतंकवादी कहाँ हैं, कौन है, सरकार इसका जवाब दे। सीज फायर इसके साथ ही जुड़ा हुआ मुद्दा है।
कि मोदी सरकार ने सीज फायर क्यों माना। जब हमारी सेना जो है बढ़त थी और पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंच रहा था, ऐसे वक्त में हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका का द्वारा कराया गया सीज फायर क्यों माना। ये एक आज की बैठक का महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। तीसरा, अभी जो तेजस्वी ने पत्र लिखा है जो आप बता रहे थे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें भी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बात होगी कि ये जो बिहार में SIR जो है, विशेष गहन पुनरीक्षण, इसके जरिए किस तरह से मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तेजस्वी का पत्र बहुत क्लियर करता है इस बात को। बहुत अच्छा पत्र उन्होंने लिखा है जिसमें एक एक बात स्पष्ट हो गई है। तो इसके ऊपर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक होगी, क्योंकि तेजस्वी ने कहा है कि आज हमारे यहाँ हो रहा है, कल आप क्या होने वाला है जी। तो तेजस्वी उसके बारे में बात करेंगे और कांग्रेस भी बात करेगी कि ये वक्त सबको साथ लेकर लड़ने का है। तेजस्वी ने कहा भी है कि इस ऐतिहासिक मोड़ पर हम पीछे नहीं रह सकते हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन की इससे पहले पिछले महीने एक मीटिंग हुई थी। लोग उसको भूल जाते हैं और कहते हैं बहुत दिनों से इसकी मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 जून को इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी और उसका जो मुद्दा था वो यही था कि सरकार को विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का। अगर सरकार ने संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया तो हम या देश कैसे जानेंगे कि क्या हुआ। और जैसा कि अभी आपने बताया कि ट्रंप ने अब कितनी बार बोला है, इसकी तो गिनती करना ही फिजूल हो गई है, लेकिन क्या बोला है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर बार वो नई बात बोल रहे हैं। आज उन्होंने 5 जेट की बात करी है, बहुत गंभीर बात है ये। और राहुल ने सही कहा कि इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि हमारी सेना ये कह चुकी है कि हमें नुकसान हुआ है और वो नुकसान हमारे कारण नहीं है, सेना के कारण नहीं है, वो नुकसान राजनीतिक नेतृत्व के गलत फैसलों की वजह से है जी। बहुत गंभीर बात है। सेना कभी नहीं बोलती है इस तरह की बातें। तो आज इस पर भी, इस जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, इस पर चर्चा होगी और संसद में इन सारे मुद्दों को किस तरह उठाना है ये बात होगी। देखिए, आज की मीटिंग की जो एक सबसे बड़ी खास बात है वो ये है कि इसकी पहल राहुल गांधी की तरफ से की गई। राहुल गांधी ने खुद जो है कई नेताओं से बात करी और थोड़ा सा लोग इसको भी नहीं है कि ऑनलाइन मीटिंग क्यों हो रही है, कि आमने सामने बैठ के मीटिंग क्यों नहीं हो रही है। जैसा हमने बताया कि मीटिंग आमने सामने हुई थी, उसका मुख्य कारण ये है कि राहुल गांधी चाहते थे कि इस मीटिंग में बड़े नेता शामिल हों। आमने सामने बैठने में बड़ी प्रॉब्लम थी कि दिल्ली कौन आ पाएगा, कौन नहीं आ पाएगा, सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं। तेजस्वी वहां फंसे हुए हैं बिहार के अंदर, एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टालिन अपने यहाँ है, यूपी में जिस तरह से हो रहा है सब देख रहे हैं। तो अखिलेश की वहां व्यवस्था है, ममता बनर्जी की वहां अपनी है, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए ये अच्छा है कि इस ऑनलाइन मीटिंग में सारे नेता, जितना भी जिसके पास समय होगा, वो जुड़ सकेगा और अपनी बातें कह सकेगा। अभी जब मीटिंग खत्म हो जाएगी करीब 8:15 बजे, जो आपने टाइम बता देते हैं हम आपको, उसके बाद में कांग्रेस की तरफ से एक, मतलब इंडिया गठबंधन की तरफ से, नॉट कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का कोई नेता कर सकता है लेकिन दिल्ली में होगी, इसलिए इंडिया गठबंधन की तरफ से एक ब्रीफिंग होगी जिसमें उसके डिटेल जो है वो बताई जाएंगे। जी राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आना चाहता हूँ। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, थोड़ा आप बने रहिए और थोड़ा नजरें निगाहें उधर भी टिकाए रखिए कि क्या क्या कौन कौन अभी इस बैठक में शामिल हो गए हैं, कौन कौन क्या कह रहे हैं। शकील जी, आपसे ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, आपसे ये जानकारी लेना चाहूंगा। लेकिन प्रशांत टंडन जी, इसी बीच आज जब ये बैठक हो रही है, 35 नेताओं को चिट्ठी लिखना तेजस्वी यादव का, इसके क्या मायने समझे जाएं और साफ साफ उस चिट्ठी में उन्होंने क्या बातें कही हैं वो हमने आप तक पहुंचा दी है। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग बातें हैं जिस पे हम आज चर्चा करेंगे। और साथ में प्रोफेसर रविकांत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सीधे प्रशांत जी आपके पास। जी, एक तो बिहार का जो SIR चल रहा है और तेजस्वी यादव की चिट्ठी, दूसरा जो प्रेस रिलीज आई है इलेक्शन कमीशन की वो, और तीसरा जो ट्रंप का बयान है उस पर राहुल गांधी का ट्वीट है जी। 3 बड़े प्रमुख मुद्दे हैं, तीनों पे
बात रखते हैं। देखिए, पहली बात तो जो तेजस्वी की चिट्ठी है बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसी बैठक राष्ट्रीय नेताओं की पटना में होनी चाहिए। ये चर्चा न्यूज पॉइंट में पिछले कई बार हो चुकी है। ये राष्ट्रीय मुद्दा है, ये बिहार का मुद्दा नहीं है। लोगों के मताधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए एक राष्ट्रीय विमर्श इस पे होना चाहिए और राष्ट्रीय राजनीति इसमें होनी चाहिए। और ये इन राष्ट्रीय नेताओं को पटना में जुटना चाहिए, ताकि एक जनता को वहाँ की जो घबराहट है, और वो घबराहट बेबुनियाद नहीं है कि उनका मताधिकार छीन जाएगा। अभी एक मैं सर्वे देख रहा था, सर्वे आया है, वो सर्वे में जो है बताया जा रहा है कि लगभग 50-52% लोगों को ये चिंता है कि उनका नाम कट जाएगा। अगर आधी आबादी को, बिहार की आधी आबादी को ये चिंता है कि उनका नाम कट जाएगा, ये चिंता का विषय है, और राष्ट्रीय नेताओं की चिंता का विषय है, सुप्रीम कोर्ट की चिंता का विषय है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का तो वादा है कि सबको, आखिरी व्यक्ति को भी मताधिकार में रखना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। एक बात जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें दो एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण है राजीव जी। आज उन्होंने कहा कि 44 लाख, हाँ 44 लाख लोग अपने घरों पर नहीं पाए गए। इसमें से 14 लाख, हाँ 41 लाख है। अब इसमें 14 लाख लोग वो लोग हैं जो कि जिनको माना जा रहा है कि वो इस दुनिया में नहीं है जी। तो लगभग 35-36 लाख लोग जो है वो 27-28 लाख लोग का कोई मताधिकार खो देंगे, ये तय रखा। दूसरी बात, ये जो बता रहे हैं कि 7,15,000 लोगों, 15 लाख लोगों का लगभग फॉर्म आ गया है। अभी इनका भी रिवीजन होना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे, अपने माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी आबादी का मताधिकार बिहार से छिनने जा रहा है, ये बात साफ दिखाई दे रही है। इसलिए राष्ट्रीय नेताओं को और भी जुटना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ये भरोसा नहीं दिला पा रहा है, लगातार उनकी तरफ से ये आ रहा है कि किसके किसके नाम काटे जाएंगे, और कौन कौन जो रिपोर्टर जो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट ला रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, उनको स्टैम्प कर रहा है कि मिसलीडिंग। इलेक्शन कमीशन की ये फिक्र ही नहीं है कि लोग जोड़े जाए। इलेक्शन कमीशन की फिक्र है कि लोग काटे जाए, नाम काटे जाए। तो अगर इस उद्देश्य से इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो राष्ट्रीय नेताओं को जुटना चाहिए और बाकी संवैधानिक संस्थाओं को भी अपना काम करना चाहिए। तीसरी बात, जो राहुल गांधी का ट्वीट है और ट्रंप का बयान है कि 5 जहाज गिरे। उन्होंने ये नहीं बताया कि किसके गिरे, पाकिस्तान के गिरे कि भारत के गिरे। लेकिन इसमें 3 सेना के बहुत बड़े अफसरों के बयान आए। पहला बयान, क्योंकि वो तो राहुल गांधी का सवाल है, उसका जवाब उन्हीं बयानों में छुपा हुआ है, सेना के अधिकारियों के जवाब। पहला बयान आता है एयर चीफ मार्शल ए.के. सिंह का, जिन्होंने कहा कि एयरफोर्स का कोई भी प्रोजेक्ट क्लियर ही नहीं होता है जी। तो एयरफोर्स को बेहतरीन इक्विपमेंट, बेहतरीन जहाज, उनकी मेंटेनेंस, तमाम सारे प्रोजेक्ट उनके लटके हुए रहते हैं। कहाँ लटके रहते हैं? सरकार की फाइल पास। एयरफोर्स अपने आप कुछ नहीं कर सकता, सरकार मंजूरी देगी तब एयरफोर्स आगे बढ़ेगा जी। एक तो बयान ए.के. सिंह का आया। दूसरा बयान CDS अनिल चौहान का आया, जनरल अनिल चौहान का, जिन्होंने ये माना कि नुकसान हुआ है, यानी जहाज गिरे हैं, और दूसरा उन्होंने माना कि उनकी स्ट्रेटजी में कोई गड़बड़ थी। उन्होंने 2 दिन का ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा हमला किया, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, और उसी दिन शाम को सीज फायर हो गया। तो राहुल गांधी के सवाल का जवाब यहाँ छुपा हुआ है। और तीसरा जो है वो कैप्टन शिव कुमार, जो हमारे मिलिट्री अटैची हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने कहा
कि पॉलिटिकल रीजन से, राजनीतिक कारणों से हमारे नुकसान हुआ है, यानी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग से नुकसान हुआ है। यानी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग क्या थी, जो विदेश मंत्री भी साफ कर चुके हैं, जी वीडियो को उड़ाया जा चुका है। विदेश मंत्री कह चुके हैं कि हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी अड्डों पे हमला करेंगे। यही संदेश रखता है कि हमारी सेना को गया कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करना, जो उनकी कैप्टन शिव कुमार की बात से इशारा मिल रहा है। तो राहुल गांधी की बातों का जवाब यहाँ पे है, सेना के अधिकारियों के द्वारा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना है, क्योंकि भारत के इतिहास में, आजादी के बाद के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस तरीके से कम पाकिस्तान से हमारी ये स्थिति हो कि पाकिस्तान हमारे जहाज गिरा दे और हम खामोश बैठे रहे। और इस सीज फायर को लेकर सवाल तो खड़े होंगे। ट्रम्प बार बार सवाल खड़ा कर रहा है। प्रधानमंत्री को संसद में बयान देना चाहिए। परसों से संसद बैठेगी तो जी बिल्कुल बिल्कुल, परसों से संसद बैठ रही है, संसद की कार्रवाई परसों से शुरू हो रही है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये जवाब देना चाहिए कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ क्या था, सीज फायर का ऐलान आखिर क्यों करवाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप 24वीं बार कह चुके हैं कि हाँ, मैंने ही सीज फायर करवाया इन दोनों देशों के बीच। और अब तो ये भी कह रहे हैं वो कि 5 जेट विमान जो हैं वो मार गिराए गए। किसके मार गिराए गए ये पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है। इस बीच इस वक्त बैठक चल रही है, उधर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम नेता और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के साथ, उनके नेताओं के साथ एक अहम बैठक इस वक्त चल रही है, ऑनलाइन बैठक चल रही है। बैठक से जो कुछ निकल के आता है हम आप तक पहुंचाएंगे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आज एक चिट्ठी लिख डाली 35 नेताओं को, विपक्षी दलों के नेताओं को तेजस्वी यादव ने। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इस चिट्ठी के क्या मायने, और वो भी बैठक से पहले? राजीव जी, इस चिट्ठी का सीधा सीधा मतलब है इस बैठक से पहले कि अब बिहार के मामले को एजेंडा तय किया जा रहा है, राष्ट्रीय एजेंडा। और ये सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, और जो खतरे बिहार से दिखाई पड़ रहे हैं ये खतरे आने वाले समय में पूरे देश में दिखाई पड़ेंगे। तो इसकी तैयारी जो शुरू करनी है, और हम लोगों ने राजीव जी पहले भी इस तरह की चर्चा की थी, ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है और तमाम इंडिया गठबंधन के दलों को इस पर एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए, उठा भी रहे हैं। लेकिन वो एक एकताबद्ध तरीके से, और कहा जाए कि उसका एक लंबा एक कार्यक्रम बनाकर राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हो और राष्ट्रीय एजेंडा बनाया जाए, इसके लिए अब इसकी तैयारियां हो रही है। क्योंकि राजीव जी, ये मामला सिर्फ बिहार तक इसलिए नहीं टिकेगा कि बिहार में ये अगर कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद सीधी सी बात है कि ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकी जो है उसका कोर एजेंडा है, और इनको आम मतदाता का मताधिकार छीनना है, जो इनका मुख्य मुद्दा है वो यही है, और ये छीनना चाहते हैं। तो इसलिए देखिए, अब मताधिकार छीन लेंगे, नाम कट जाएंगे वोट से, तो उसके बाद फिर आरक्षण छीनने में आसानी होगी, संविधान को बदलने में आसानी होगी। भाई, जब आपका वोट ही नहीं होगा तो कहाँ संविधान और कहाँ आरक्षण? तो जब वोट का अधिकार आपका छीन लिया गया तो आरक्षण भी खत्म और संविधान भी खत्म, फिर आप लाल किताब दिखाते रहिए। तो ये इनका पूरा चूंकि एक राष्ट्रीय एजेंडा है, और ये उसकी प्रयोगशाला जो है वो बिहार को बनाकर देखना चाहते हैं, मतलब बैरोमीटर बिहार को बना रहे हैं कि बिहार में इसका कितना प्रतिवाद होता है और बिहार में सफल हो पाते कि नहीं हो पाते। तो इसलिए विरोध भी राजीव जी बिहार से शुरू होना चाहिए, और बिहार के विरोध को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए। ये सीधा सीधा व्यवस्था है। तो इसीलिए तेजस्वी यादव की जो 35 नेताओं को चिट्ठी है वो यही एक तरह से कहा जाए कि इस खतरे को आगाह करते हुए कि ये मामला सिर्फ बिहार तक नहीं है, और इसको सिर्फ अगर बिहार बंद किया बिहार में राजनीतिक दलों ने तो इसको बिहार तक नहीं छोड़ा जाए। अगर बंद करने की बाद में भी नौबत आती है तो राष्ट्रीय स्तर पे हो, और विरोध भी इसका राष्ट्रीय स्तर पे हो, ताकि ये मसला आगे बढ़ने नहीं पाए। जो कानूनी उपाय है वो किए जा रहे हैं, लेकिन कानूनी उपाय से आगे जाकर चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए कि वो एक संवैधानिक संस्था है, तो संविधान के दायरे में रहकर संविधान के अंतर्गत उसको जो अधिकार मिले हैं उनके अंदर ही काम करे, अपने पैर संविधान के दायरे से बाहर नहीं निकाले। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जो है वो आंदोलन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव की चिट्ठी इसलिए है कि इसके जरिए एक राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन खड़ा हो और चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए
कि जो उसके संवैधानिक दायित्व हैं उनका निर्वहन करे, भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का एजेंडा जो है वो लागू नहीं करे। चूंकि संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, तो संविधान की शपथ देके ही मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अब वो कैसे बने वो मसला रखा है, लेकिन जब संविधान की शपथ देकर बने हैं तो संविधान के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। आरएसएस की शपथ देकर नमस्ते सदामत से करके नहीं बने हैं, तो इसलिए उनको आरएसएस का एजेंडा नहीं लागू करना है। संविधान का जो काम है वो चुनाव आयोग को करना है, इसके लिए जो है किया जाएगा। Research from Woodwork. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस बीच देखिए ये जूम मीटिंग इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की बैठक चल रही है। ये बैठक की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं और अलग अलग नेता, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। इधर नीचे इसमें से कई लोगों को आप पहचान रहे होंगे और उद्धव ठाकरे भी दिखाई दे रहे हैं, संजय राउत दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, अभिषेक बनर्जी दिखाई दे रहे हैं टीएमसी की तरफ से, फिर अभिषेक मनु सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, फिर सोनिया गांधी दिखाई दे रही हैं, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं, उनके अलावा उमर अब्दुल्ला दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम नेता जो हैं, केसी वेणुगोपाल भी हैं, ये तमाम नेता यहाँ दिख रहे हैं अलग अलग। उसमें हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए सबके नाम अगर एक्सपोज कर दीजिए, एक एक कर अगर दिखा सकते हैं तो दिखाइए। और तमाम दलों के नेता यहाँ हैं और वो दिख रहे हैं अलग अलग। देखिए और इधर आप देखिए तेजस्वी यादव हैं और फिर डीएमके से भी हैं, त्रुचि शिवा हैं, फिर ये तमाम हेमंत सोरेन को आप देख रहे हैं ये और IUML से भी हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के, फिर प्रोफेसर MK किशोर ये IUML से, सोनिया गांधी और राहुल गांधी, तमाम नेता इस वक्त इस जूम मीटिंग में। अभिषेक बनर्जी को भी आप देख सकते हैं, उद्धव ठाकरे और साथ में संजय राउत भी हैं, केसी वेणुगोपाल, शरद पवार भी दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये तमाम नेता हैं और बैठक चल रही है। उमर अब्दुल्ला को भी देख लीजिए आप, बैठक चल रही है और डीएमके से भी VCK से। और ये अभी हो सकता है कि कुछ लोग और जुड़े इसमें। और ये बैठक बहुत अहम बैठक है, भले ये जूम मीटिंग है, भले ये ऑनलाइन मीटिंग है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं। और ज़रा गर्ग साहब के डेजिग्नेशन को ठीक कर लीजिए। रविकांत जी ये आप तस्वीरें देख रहे थे, तमाम नेता इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं। क्या मीटिंग हो रही है, थोड़ी देर में वो खबर भी आ जाएगी। हमारे साथ शकील अख्तर जी जुड़े हुए हैं, वो भी बताएंगे। और गर्ग साहब से और विश्लेषण हम समझेंगे। बहुत कुछ सप्ताह भर में हो जाता है, गुजर जाती हैं बातें, जिस पर एक बहुत गंभीर चर्चा चिंतन आज शनिवार के दिन हम करते हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की आज की ये बैठक, ऑनलाइन बैठक, इसके क्या मायने निकाले जाएं? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजू जी, देश जिन परिस्थितियों में है, नरेंद्र मोदी की अपनी राजनीति जहां पहुंच रही है, चुनाव आयोग की जो भूमिका है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से केवल आप एक तरह से कहें कि निर्देश जारी कर रहा है, और उसमें